हेलो साथियों मित्रों, आप सबको नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखिए प्यारे साथियों, आज हम स्टार्ट करते हैं प्राचीन इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स। ये जो प्राचीन इतिहास है, इसके बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई सारे कंपटीशन जैसे यूपीएससी है, एसएससी है, एमटीएस है, बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी श्रृंखला में हमारी पहली वीडियो में जो है 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन हमने बचाए, इसमें वीडियो में आपके पास भेजे थे। ये दूसरी वीडियो है जिसमें 26 से लेकर और 35 तक, यानी कि 15 क्वेश्चन आपके पास होंगे। 15 क्वेश्चनों की वीडियो होगी। पहली वीडियो में हमारे 25 क्वेश्चन थे। तो ये सभी जो है इतिहास के ऐसे क्वेश्चन है जिनसे बाहर कोई क्वेश्चन पेपर में लगभग नहीं पूछा जाता। 99% क्वेश्चन जो है आपको इसमें से अवश्य मिलेंगे। ये 1000 प्रश्नों की श्रृंखला है जो हम आपके पास समय समय पर भेज करके इनको पूरा करेंगे। अब देखिए, आओ चलो वीडियो शुरू करते हैं। ये सभी आपके लिए बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न दिया हुआ है, अशोक के शिलालेख में सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका आंसर ए यानी कि रोमनी दई है। अब इसकी डिटेल के बारे में आपको बताते हैं, डिटेल समझिए। सम्राट अशोक के इतिहास की संपूर्ण जानकारी उसके अभिलेखों से मिलती है। यह मान जाता है कि ये अशोक के अभिलेखों की प्रेरणा ईरान के शासक डेरियस से मिली थी। अशोक के लगभग 40 अभिलेख, कितने अभिलेख प्राप्त हुए? 40। यानी कहाँ से मिली थी उसे इस प्रेरणा? ईरान के शासक डेरियस से। ये ब्राह्मी, ख्रोष्टी और आर्मेई ग्रीक लिपियों में लिखे गए हैं। अशोक के शिलालेखों और स्तंभ लेखों की 2 उप श्रेणियों में इसको रखा गया है। 14 शिलालेख सिलसिलेवार है जिनको चतुर्दश शिलालेख कहा जाता है। ये शिलालेख शाहबाजगढ़ी, मनेसरा, कालसी, गिरनार, सोपारा, धौली, जोगढ़ आदि जगह पे मिले हुए हैं। कुछ फुटकर शिलालेख असंबद्ध रूप से हैं और संक्षिप्त, और शायद इसलिए इन्हें लघु शिलालेख भी कहते हैं। लघु यानी कि छोटे शिलालेख भी कहते हैं। तो ये थी इसकी डिटेल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न है अगला, गुप्त काल में निर्मित भगवान बुद्ध की कांस्य प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? गुप्त काल में आंसर इसका ए है। कहाँ से प्राप्त हुई थी? सुल्तानगंज से। अब देखिए इसकी थोड़ी डिटेल जानिए, विस्तार से हम आपको समझाते हैं ताकि एग्जाम में आप अच्छी तरीके से तैयार कर सकें। बिहार के भागलपुर जिले, यानी कौन से जिले से? भागलपुर जिले से के सुल्तानगंज से एक विशाल गुप्त काल की बौद्ध प्रतिमा मिली है। इनके गुप्त काल की, बहुत पुराने समय की, जो कांसे से निर्मित है। वर्तमान में यह प्रतिमा बर्किंघम, कहाँ से रखी? इंग्लैंड के संग्रहालय में सुरक्षित है। महात्मा बुद्ध की यह प्रतिमा 2 टन से भी अधिक भारी तथा 2 टन, देखो कितनी इंपॉर्टेंट है, 2 टन से भी अधिक भारी और 2 मीटर ऊंची है। तो ये कांसे की बनी हुई है और बर्किंघम की इंग्लैंड के संग्रहालय में आज भी रखी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्तोत्तर काल के बारे में निम्न में से क्या असत्य है? देखो ए दिया हुआ है, गुप्तोत्तर काल में गांव भी अपनी मुद्रा जारी करने लगे। ग्रामीण समुदायों के भूमि संबंधी अभिलेखों का अधिकारों का ह्रास हुआ। यानी है, एक नए भूमिधर वर्ग का उदय हुआ एवं व्यापार का पतन हुआ। आंसर ये सत्य है। एक नए भूमिधर वर्ग का उदय हुआ और व्यापार का पतन हुआ। राष्ट्रकूटों ने सैनिकों को भूमि अनुदान नहीं दिया, ये गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अब इसके बारे में और डिटेल जानिए। दक्षिण भारत के इतिहास के अंतर्गत चालुक्य एवं पल्लवों के इतिहास का अध्ययन 550 ईस्वी के मध्य का है। अरबों का सिंध पर आक्रमण और उसके भारतीय इतिहास पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन भी इसमें किया गया है। राजपूतों की उत्पत्ति के अंतर्गत हर्ष के बाद की सभी शक्तियों का अध्ययन किया गया है। त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट की भूमिका का अध्ययन इसमें किया गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो गुप्त संवत जो है 320 का श्रेय जो है दिया जाता है चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अब देखिए इसका थोड़ा और डिटेल में जानिए इसके बारे में।
चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 भारतीय इतिहास के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजाओं में से एक था। वह गुप्त शासक घटोत्कच का पुत्र था। देखो ध्यान दो, गुप्त शासक घटोत्कच का पुत्र था। चंद्रगुप्त ने एक गुप्त संवत 319 से 320 चलाया था। कदाचित इसी तिथि को चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ। यानी कि प्रश्न बनता है कि चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कब हुआ। जो उसने संवत चलाया था, ईस्वी चलाया था, उसी में इसका राज्याभिषेक भी हुआ था 319 से 320 के बीच। चंद्रगुप्त ने, जिसका शासन पहले मगध के कुछ भागों तक सीमित था, अपने राज्य का विस्तार इलाहाबाद तक किया। महाराजा धीराज, देखो ध्यान दो, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करके इसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। इनके से कौन सी उपाधि मिली थी? महाराजा धीराज। और राजधानी कौन सी बनाया था इसने? पाटलिपुत्र, जो आजकल के पटना के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन था? तो आंसर नंबर सी है, गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री था आर्यभट्ट। अब और इसके बारे में जानिए। प्राचीन काल के ज्योतिर्विदों में आर्यभट्ट, आपने नाम सुना है, आर्यभट्ट बहुत फेमस नाम है। वारामिहिर, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट द्वितीय, भास्कराचार्य, कमलाकार जैसे प्रसिद्ध विद्वानों का इस क्षेत्र में अमूल्य योगदान है। इन सभी में आर्यभट्ट सर्वाधिक प्रख्यात है। आर्यभट्ट सबसे अधिक प्रसिद्ध है। वे गुप्त काल के प्रसिद्ध ज्योतिर्विद थे, जिनके ज्योतिष का उसे ज्ञान था। आर्यभट्ट का जन्म सन 476 ईस्वी में कुसुमपुर, पटना में हुआ था। ध्यान दो, कहाँ जन्म हुआ था? कुसुमपुर, पटना में हुआ था। प्रश्न पूछा जाता है कि इनका जन्म कब हुआ, किस सन में हुआ? तो 476 ईस्वी में कुसुमपुर, पटना में हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की 23 वर्ष। देखो छोटी सी आयु में 23 वर्ष में आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय ग्रंथ लिखा। देखो सोचने की बात है, आजकल जो है 50-30 उम्र, 40-40 साल उम्र हो जाती है, लेकिन 23 वर्ष की उम्र बहुत छोटी उम्र है। 23 वर्ष की उम्र में इन्होंने आर्यभट्टीय ग्रंथ लिखा। उसके इस ग्रंथ को चारों ओर से स्वीकृति मिली, सबने इसको सराहा। जिससे प्रभावित होकर राजा बुद्धगुप्त, उस टाइम के राजा थे राजा बुद्धगुप्त ने आर्यभट्ट को नालंदा विश्वविद्यालय का प्रमुख, बंदे को छोटी सी उम्र में ही इसको आर्यभट्ट को नालंदा विश्वविद्यालय का प्रमुख का पद सौंप दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? आंसर है डी, पशुपति। अब इसके बारे में और जानिए। मोहनजोदड़ो में पशुपति की मूर्ति मिली। देखो मोहनजोदड़ो की खुदाई के टाइम पे मूर्ति मिली थी, इससे पता लगता है कि वे लोग पशुपति की पूजा करते थे। जिस पर शिव की आकृति जैसा चित्र मिलता है। किसकी आकृति का? शिव की आकृति जैसा चित्र मिलता है। इससे इतिहासकारों ने निष्कर्ष निकाला कि तत्कालीन समाज में पशुपति की पूजा होती थी। देखो ये खुदाई के टाइम पर प्राप्त होते हैं। ऐसे शिलालेखों से अंदाजा लगाते हैं कि प्राचीन काल में इतिहास किस मोड़ पर था और क्या क्या उसमें होता था। नेक्स्ट आप देख रहे हैं प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है? तो कौन सा सही है? देखो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये जो बातें लिखी हुई हैं सारी की सारी सही है। क्या पहली क्या है? उनके घर ईंटों के बने थे, ये भी सत्य है क्योंकि पुरानी सभ्यताएं थी। सभा भवन में की खोज मोहनजोदड़ो में हुई, इनके सभा भवन भी बनाते थे। घर की निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्षण था, बाहर खुला रखना, आंगन खुला रखना। देखो खुदाई के टाइम पे उनके सभी नक्शों को प्राप्त हुआ, उनसे ये सब चीज़ें पता लगती है कि उनका रहन सहन कैसा था। नेक्स्ट अब इसकी डिटेल जानिए। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया था। देखो अब पक्की ईंटें होती हैं, लेकिन उस टाइम पर कच्ची भी थी। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा में पकी हुई ईंटों का प्रयोग मकानों के निर्माण के लिए किया गया, लेकिन पक्की हुई ईंटें भी थी, कच्ची भी थी। प्रत्येक आवासीय भवन के बीच में एक आंगन होता था, जिसके 3 और या 4 चारों या चारों ओर 5-5 4-4 5-5 कमरे बनते थे। उसके चारों ओर बीच में एक आंगन बना दिया, एक रसोई घर और एक स्नानागार, स्नान करने का मकान होता था, कमरा होता था। मोहनजोदड़ो के दुर्ग के दक्षिणी भाग में 750 वर्ग मीटर का आकार का एक विशाल सभा भवन की रूपरेखा मिली, यानी कि जहाँ पर बैठ करके लोग डिस्कस करते थे, सभाएं होती थी, जिसकी छत 20 स्तंभों पर टिकी हुई है।
देखो ये सब चीज़ें वहाँ से प्राप्त हुई। नेक्स्ट प्रश्न है, वह तिथि, सही तिथि क्रम क्या है जिसमें निम्नलिखित ने भारत पर आक्रमण किया। देखो पहला है हूण, दूसरा कुषाण, आर्य और यूनानी। तो इसका क्रम जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है इसका क्रम। इनके ऑप्शन नंबर 20 का क्रम है। देखो सबसे पहले नंबर 3 आर्य, दूसरे नंबर पर 4 यूनानी, तीसरे नंबर पर 2 कुषाण और चौथे नंबर पर 1 हूण, यानी कि इन्होंने भारत पर आक्रमण किया। अब इसके बारे में जानिए। देखो आर्यों का भारत पर आक्रमण 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच का है। यूनानियों का 326 ईस्वी पूर्व से 325 ईस्वी पूर्व। कुषाणों का प्रथम सदी तथा हुणों का लगभग 460 ईस्वी स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ है। इनके सबसे पहले आर्यों का है देखो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच। उसके बाद में यूनानियों ने 326 से 325 ईस्वी के बीच। कुषाणों का प्रथम सदी ईस्वी के आसपास और हुणों का लगभग 460 ईस्वी के आसपास, जो किसके शासनकाल में हुआ था? स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। अतः उक्त आक्रांताओं का सही तिथि क्रम सबसे पहले आर्य हो गया, यूनानी हो गया, कुषाण हो गया और उसके बाद में हूण हो गया, हूणों का आक्रमण हुआ। तो ये ऐतिहासिक दृष्टि से बड़े मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, किसके गणतंत्र में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? तो किसके गणतंत्र प्राप्त किया था? आंसर है इनके मलवों के टेम्पोस ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। अब देखिए इसकी डिटेल जानिए। गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है 483 ईस्वी पूर्व में मल गणराज्य कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। यानी कि जो उनकी मृत्यु हुई थी उसका नाम रखा गया महापरिनिर्वाण। तो इन शब्दों को आप अच्छे तरीके से याद करें। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को क्या कहते हैं? तो उसका नाम है स्तूप। यानी कि जो गोलाई के रूप में बनाया गया, गोलाई के रूप में टीला बनाया गया अर्धगोलाकार, जिसका नाम है स्तूप। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके बारे में यहाँ जानिए। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में, कितने भागों में? 8 भागों में बांटा गया। अतः उन पर समाधियों का निर्माण किया गया। क्या का निर्माण किया गया? समाधियों का। इन्हीं को क्या कहा जाता है? स्तूप कहा जाता है। देखो ध्यान दो, स्तूप किसे कहते हैं? महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया, उन पर समाधियों का निर्माण किया गया, जिसे क्या कहा? स्तूप कहा गया। ध्यातव्य है कि स्तूप का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में प्राप्त होता है, जहाँ अग्नि उठती हुई ज्वालाओं को स्तूप कहा गया। यानी कि ऋग्वेद में जो है, जब किसी को अग्नि में जलाते हैं तो उसकी उठती हुई जो ज्वाला है उसको बोला गया स्तूप। तो इस तरीके से ये इतिहास के 15 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चनों के साथ। तो ये 1000 क्वेश्चनों की एक श्रृंखला हम पूरी करेंगे। इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। लगभग सभी क्वेश्चन आप इसके अंदर से सभी परीक्षाओं में मिलते रहेंगे। आप इन्हें अच्छे से तैयार करें। धन्यवाद।